जय हिंद, जय श्री राम। आपका स्वागत है एक और नई पार्ट में, थर्मोडायनेमिक्स के अगले पार्ट में। आज हम करेंगे फर्स्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशंस और बहुत वर्क डन एडियाबैटिक में, और उसमें सब कुछ कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो देखते हैं पहले कुछ दो डेफिनेशन है, सीपी और सीवी। आपको पता ही होगा वैसे भी, तो मैं बता देता हूँ सीपी और सीवी के बारे में। सीवी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जब किसी भी जो भी मतलब हीट एब्जॉर्ब की जाती है, कोई भी सब्सटेंस है, जब उसका एक केल्विन टेम्परेचर राइज किया और उसने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो क्या है? सीवी है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सीपी क्या है? जब उस सब्सटेंस का एक केल्विन टेम्परेचर राइज करते हैं और वो जब जितनी हीट गेन करता है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो है सीपी। ठीक है, तो आगे करते हैं, फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, डेल क्यू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को या सिस्टम को हीट देते हैं, कोई भी सिस्टम को हमने हीट दी, मान लो डेल क्यू हीट दी, तो उसका कुछ पार्ट तो वर्क डन करने में यूज होगी वो हीट, और जो कुछ पार्ट बचा उस हीट का वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज होगा। ठीक है, तो अभी इसकी डेफिनेशन दे देते हैं क्या है। इट स्टेट्स दैट heat is applied to a system, a part of it may be converted into work and other part या remaining part retained by system के द्वारा किस में रिटेन किया जाएगा? एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यानी कि कुछ पार्ट तो उसका वर्क डन करने में यूज होगा उस हीट का, और कुछ पार्ट है जो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाएगा सिस्टम की को। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये बहुत आगे यूज होगी ये वाली इक्वेशन, तो इसको ध्यान रखना। अभी कुछ बातें हैं फर्स्ट लॉ के बारे में, साइन वगैरह की, तो वो देख लेते हैं। साइन कन्वेक्शन है और कुछ दो चार इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो डेल क्यू के हीट गेन्ड है तो पॉजिटिव होगी, और अब ये तो बताया दिया था मैंने, अगर हीट गेन करे कोई सिस्टम तो पॉजिटिव लेते हैं, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो उसको भी क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव, और हीट गेन्ड वो भी पॉजिटिव, और वर्क डन बाय सिस्टम होगा, जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा तो वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, और वर्क डन ऑन सिस्टम वो होगा नेगेटिव। ये इनका उल्टा कर ले और सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और हम वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं? पी डी वी। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी थोड़ी सी चेंज करके लिख देते हैं, प्लस पी डी वी, ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ की इक्वेशन को। ठीक है, अभी देखते हैं इंटरनल एनर्जी को हम स्टेट फंक्शन कैसे प्रूव कर सकते हैं। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन देखते हैं। पहले स्टेट फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं बस। ठीक है, वो स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, कोई भी पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, स्टेट फंक्शन के कुछ एग्जांपल हैं, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, केमिकल कंपोजिशन, ये सारे स्टेट फंक्शन के एग्जांपल हैं। और पाथ फंक्शन क्या है? जो पाथ पे डिपेंड करेंगे कि पाथ क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पाथ पे डिपेंड करेंगे। वर्क डन हो गया, हीट हो गया, ठीक है, ये सारे पाथ फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी बाय जो सिस्टम है या सब्सटेंस है उसके अंदर विच ऑफ मोशन, जो उनके पार्टिकल का अंदर वाले पार्टिकल का मोशन के कारण जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स थर्मल स्टेट। उसकी थर्मल स्टेट के कारण जो भी एनर्जी पोजेस्ड बॉडी के अंदर एनर्जी है उसके थर्मल स्टेट के कारण वो क्या है? इंटरनल एनर्जी है। तो अभी इसको प्रूव करते हैं कि वो स्टेट फंक्शन कैसे
एक पीवी डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, बहुत से अलग अलग पाथ है, 1 2 3 4 ही 5th 5 पाथ है। ए से बी पर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। वी ये प्रेशर, पीवी डायग्राम है ये पहले क्या था। हमें पता है कि इस इक्वेशन से, जो पहली इक्वेशन की थी हमने, ये वाली इक्वेशन है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, डी यू इसके इक्वल लिख सकते हैं डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है। इसके इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल क्यू और डेल डब्ल्यू तो पाथ फंक्शन है, लेकिन डी यू क्या है, स्ट्रेट फंक्शन है, ठीक है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये ले लिया, पीवी डायग्राम ले लिया। तो हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं, ए से बी पर चेंज हो रहा है सिस्टम में, ए से बी जा रहा है, ठीक है। इसमें दिखाया गया तो डेल क्यू 1 डेल क्यू 2 अप टू डेल क्यू 5 जो भी है, जितने भी 5 है, 5 है, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है ये डेल क्यू 1 डेल क्यू 2, ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब, कितनी हीट एब्जॉर्ब की है। और डेल डब्ल्यू 1 डेल डब्ल्यू 2 अप टू जो भी है डेल डब्ल्यू 5 तक, ये क्या है, वर्क डन अलोंग पाथ, वर्क डन है ये, ठीक है। ये वर्क डन है अलोंग पाथ इनकी 1 2 3 4 5 इनके रिस्पेक्ट में, ये हीट एब्जॉर्बर, ये वर्क डन है, ठीक है। तो अभी इसको लिखते हैं डेल Q1 माइनस डेल W1 डेल Q2 माइनस डेल W2, ये कांस्टेंट है सारे, ठीक है। कांस्टेंट ले लिए सारे। और ये क्या है, डी क्यू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, डी यू इंटरनल एनर्जी, तो DU1 DU2 सारे किसके इक्वल है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। अगर ये सारे कांस्टेंट है तो ये इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं, जब ये सारे पाथ एक जैसे हैं, ठीक है। सारे पाथ एक जैसे जब भी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि ये तो पाथ पे डिपेंड करें। अगर सारे पाथ एक जैसे है तो ये कांस्टेंट हो गए, और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगी। यहाँ पे और यहाँ पे तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि इंटरनल एनर्जी की एक पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये एक सॉरी पाथ नहीं, स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये इस पे और इसकी वैल्यू पे डिपेंड करी है बस। सारे कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अभी देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वो आइसोथर्मल, और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं। ये मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दो चीज़ों होने का, दो कंडीशन है जो होनी चाहिए। पहली क्या है, जो भी सिलेंडर में हम जो भी ले रहे हैं, पिस्टन ले रहे हैं, जिस भी सिलेंडर में ले रहे हैं, तो उसकी वॉल है कंटेनर की, और जो पिस्टन है वो क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। कंडक्टिंग होना चाहिए ताकि हीट अंदर बाहर इक्विलिब्रियम में रह सके। जब वो कंप्रेस करेंगे या उसको एक्सपेंड करेंगे, तब हीट एक्सचेंज करके टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहे। तो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए पिस्टन है और जो कंटेनर की वॉल है, ठीक है। और जो क्या है कि जब हम उसको कंप्रेस करेंगे या फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, वो प्रोसेस बिल्कुल स्लोली करनी है। एकदम फास्ट से कंप्रेस नहीं करना, एकदम फास्ट से एक्सपेंड नहीं करना, बिल्कुल आराम आराम से, ताकि सारे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में बने रहें। इसलिए उसको आराम आराम से प्रेस करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। ये दो कंडीशन है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसके आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल है मेल्टिंग और बॉइलिंग प्रोसेस होगी, वह भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे मेल्टिंग में भी और बॉइलिंग में भी। अब आ जाए एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा, एडियाबैटिक हीट है जो वो जीरो है, मतलब चेंज जीरो है हीट का, हीट कांस्टेंट रहेगी डेल क्यू। लेकिन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो मर्जी है तो चेंज होंगे, लेकिन डेल क्यू है जो हीट है
वो कांस्टेंट रहेगी इसमें, ठीक है। तो इसकी भी दो कंडीशन है। पहली तो वॉल है जो वो कंडक्टिंग नहीं होनी चाहिए, कंडक्टिंग होगी तो हीट का अलो हो जाएगा आना जाना अंदर बाहर का, ठीक है। तो कंडक्टिंग नहीं होनी चाहिए, इंसुलेटिंग होनी चाहिए जो वॉल है कंटेनर की और जो पिस्टन है, ठीक है। और कंप्रेशन और एक्सपेंड एक एकदम करना है, बिल्कुल फास्टली, आराम आराम से नहीं करना, ठीक है। तो क्या करना है, एकदम क्विक होना चाहिए जो अगर कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि इसको टाइम ना मिले इक्विलिब्रियम में आने का, ठीक है। और जो चेंज इन हीट है या हीट है वो कांस्टेंट रहे। तो इसके एग्जांपल है जैसे टायर फट जाए, कभी ट्यूब फटती है, तो वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल है वो। और ये देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोथर्मल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन में क्या क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन या आइसोथर्मल प्रोसेस है शुरू में। आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी पढ़ा है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो। और जो इंटरनल एनर्जी है नहीं, वो पहले देख लो, इंटरनल एनर्जी कनेक्टेड होती है काइनेटिक एनर्जी से, और काइनेटिक एनर्जी कनेक्टेड है टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो डी यू भी, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो, ठीक है। हाँ, तो क्या था, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इंटरनल डी यू भी जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ से डेल क्यू, ओ डेल क्यू किसके इक्वल था, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डी यू जीरो है तो सारी हीट किस में जाओगी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो जितनी हीट देंगे वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। यानी कि हीट एडिड या सब्ट्रैक्टेड किसका इक्वल है, वर्क डन बाय, ऐड करेंगे तो वर्क डन बाय सिस्टम होगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे जो वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, ठीक है। अब आ जाए एडियाबैटिक प्रोसेस पे। इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन, वर्क डन नहीं सॉरी, ये जो फर्स्ट लॉ की ये एप्लीकेशन है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, डेल क्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि हीट कांस्टेंट रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट है, डेल क्यू जीरो, तो जीरो किसके इक्वल है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और इन डेल डब्ल्यू माइनस डी यू, ठीक है। ये वर्क डन किसका इक्वल हो जाएगा, सिस्टम डज वर्क इस इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। इसमें क्या किया गया, अगर सिस्टम कोई वर्क कर रहा है इसका मतलब क्या है, डेल डब्ल्यू इजिकल टू माइनस, सॉरी दिखा नहीं गया, जो ये आया अपना डेल क्यू जीरो है तो इस फर्स्ट लॉ की इक्वेशन से डेल क्यू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू से ये आ गया डेल डब्ल्यू माइनस डी यू के इक्वल। यानी कि वर्क डन, अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी एडियाबैटिक प्रोसेस में। अगर वर्क डन ऑन सिस्टम है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसमें ये कहा गया। फिर आ जाते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट है। तीसरी है एप्लीकेशन आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेल क्यू किसका इक्वल है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, पी डी वी, पी डी वी लिख सकते हैं। तो इसमें डेल क्यू को क्या लिख देंगे, प्रेशर कांस्टेंट है तो डी यू प्लस पी डी वी। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसकी जगह आइसोबारिक की। अब आ जाते हैं आइसोकोरिक। चौथे एप्लीकेशन है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, डी वी जीरो लिख लो। तो इससे क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा, क्यों, वॉल्यूम जीरो है, डी वी जीरो है, तो पी डी वी किसका इक्वल है, जीरो का इक्वल। वर्क डन, ये वर्क डन का इक्वल है, तो वर्क डन क्या है, जीरो। तो डेल क्यू किसका इक्वल, तो इसमें क्या होगा, जो हीट है वो किस में यूज होगी, इंटरनल एनर्जी में। इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज
heat gained by the system is utilized in increase the internal energy of the system। ठीक है, अभी देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस। इसकी 5वीं एप्लीकेशन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये लिख लेते हैं, ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस। जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो करे, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लेट करके चलते हैं। एम क्या है, मास ऑफ सॉलिड है, और एल है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड है तो फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस में कितनी हीट रिक्वायर्ड है, डेल क्यू एम एल। ठीक है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतनी चाहिए, लेकिन ये तो 1 ग्राम मास के लिए एल, लेकिन एम मास के लिए कितनी होगी, एम इंटू एल। ठीक है, और जब सब्सटेंस मेल्ट करे तो उसकी वॉल्यूम चेंज है वो वेरी स्मॉल होगा, यानी उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डी को हम 0 कर सकते हैं जब मेल्टिंग के दौरान। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू डी यू प्लस पी डी वी। डेल क्यू के क्या लिख सकते हैं, एम एल इज इक्वल टू डी यू, डी वी 0 है तो ये 0 हो गया, और यहाँ से इंटरनल एनर्जी डी यू, इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, एम इंटू एल। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस किससे रिप्रेजेंट करी जाओगी, ऐसे डी यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, मास ऑफ सॉलिड और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको ऐसे हम उसको शो कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को। अभी देख लेते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस में देख लेते हैं, वही एम मास ऑफ सॉलिड है, ओ सॉरी यहाँ पे बॉइलिंग है तो मास ऑफ लिक्विड आएगा, और एल आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी वेपराइजेशन, लेटेंट हीट क्योंकि वेपर बनेगा ना, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे डेल क्यू किसका इक्वल होगा, एम एल के, तो वॉल्यूम चेंज होगी इसमें। वॉल्यूम चेंज कैसे होगी, मान लो इनिशियल वॉल्यूम वी आई है और फाइनल वॉल्यूम है वी एफ, तो डी वी हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो अभी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन से डेल क्यू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, डेल क्यू क्या लिख सकते हैं, एम एल डी यू प्लस पी डी वी को क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, अभी इंटरनल एनर्जी बताने कितनी है, डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, एम एल माइनस पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू अगर हमें पता है या गिवन है तो। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो पेपर में भी आता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है मतलब, हो गया रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। सी पी और सी वी के बीच में रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। ठीक है, इसमें कंसीडर करके चलते हैं, हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस है, 1 मोल, तो उसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। ठीक है, टेम्परेचर T है, और Cp एंड Cv के हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर पे, Cp और Cv है उसके गैस के। ठीक है, अगर इफ डेल क्यू हीट इज सप्लाइड टू गैस, डेल क्यू हीट दे दिया अपने गैस तक, तो फर्स्ट लॉ तक आप के लिख्स का डी यू प्लस डेल डब्ल्यू ये लिख्स का। ठीक है, तो जब हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर सप्लाई करी जाएगी डेल क्यू हीट, तो क्या होगा, गैस उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगी। गैस टेम्परेचर क्या हो रही, जब डी क्यू इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। मान लो वो इंक्रीज इन टेम्परेचर डी टी है।
ठीक है, मान लिया अपना डी टी इज राइज इन टेम्परेचर। तो डेल क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1/CV.dt, यानी कि CV/dt, ठीक है, लिख सकते हैं। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम बचे जिन वॉल्यूम जीरो और PdV जीरो। तो फिर इससे इसमें पुट करते हैं फर्स्ट लॉ वाली में, तो क्या आएगा, CV/dt, वर्क डन जीरो है तो इज इक्वल टू DU, इंटरनल एनर्जी का इक्वल आ जाएगा, और DU किसका इक्वल आ जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं DU CV/dt का इक्वल। अब देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, एक तो ये गया अपने पास, ठीक है। अब देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर dt मान लिया राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो A1/CP.dt भाई, CP इंटू dt आएगा अब की बार, ठीक है। dq आ गया, और वर्क डन किया हो जाएगा इसमें, प्रेशर कांस्टेंट है तो PdV हो जाएगा। तो ये वैल्यू उसमें पुट करी वापस फर्स्ट लॉ वाला में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, CP/dt du प्लस PdV, और यहाँ से du की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो CP/dt CV/dt प्लस PdV। परफेक्ट आइडियल गैस है 1 मोल के लिए, तो हम आइडियल गैस की क्या इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे इट्स अप्लाइड करी है, तो हम प्रेशर कांस्टेंट लेकर ना इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों साइड, इसका PV इज इक्वल टू RT का, तो क्या होगा, d/dt PV इज इक्वल टू d/dt RT। क्या लिख सकते हैं, PdV/dt R के इक्वल आ जाएगा, या PdV RDT का इक्वल आ जाएगा। PdV की वैल्यू पुट करेंगे, अब PdV की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये आई थी जो, इस यहाँ से PdV की वैल्यू दिखनी, यहाँ से PdV की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, अभी यहाँ से इसमें पुट करी तो CP/dt, ताकि dt को कैंसिल कर सकें, ठीक है, तो प्लस RDT, तो dt कैंसिल, तो CV प्लस R, ये आएगा। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये क्या है इक्वेशन इसका, वो है मतलब रिलेशन है CP और CV के बीच में, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। अभी आ गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे कर सकते हैं, आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। मान लो अपने पास ये है, पिस्टन लग रहा है, पिस्टन मूव करे अपना ने, dx से मूव हो गया वो, ठीक है। dv उसकी वॉल्यूम है, प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, तो वर्क डन कितना होगा PdV, इसको लिख सकते हैं वर्क डन को PdV। और जो PV इज इक्वल टू RT की ऐसी क्वेश्चन है, ये लेंगे आप, P इज इक्वल टू RT, T को क्या लिख सकते हैं RT/V, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे P की वैल्यू डेल W वाला में, डेल W किसका इक्वल हो जाएगा RT/V इंटू V dV। मान लो वॉल्यूम चेंज हो रही है V1 से V1 टू V2, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, W इज इक्वल टू RT/dV/V, V1 से V2, ठीक है। RT log ऑफ E V, इसका इंटीग्रेशन आएगा V1 से V2, तो क्या लिख सकते हैं RT log ऑफ E V2 माइनस log ऑफ E V1, माइनस में है तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं RT log ऑफ E V2/V1, और E को हटाने के लिए नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करने का
क्या आएगा 2.303 RT log base 10 V2/V1। ये क्या है वर्क डन 2.303 RT वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।